चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखो हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक कंप्लीट होने के कगार पे है, 70% सिलेबस। फिर मेंस के रिगार्डिंग बचेगा, तो मेंस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट का। और उसके बाद जो कुछ बचे हुए टॉपिक छूट के हैं ना अपने, कुछ उनको भी पढ़ेंगे। और अब देखो मेरा फोकस मेंस पे रहेगा, तो लिखने की प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर तो मैं डेली मुझे चाहिए प्लीज़। आप भले 2 ही लाइन लिखो पर लिख के भेजना है, क्यों तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप लिखोगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे हो पाएगा बताइए। 3-4 लोगों के अलावा कोई आंसर लिखता नहीं है, तो प्लीज़ लिखिए तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो तैयारी करने से पढ़ाई का कुछ नहीं होता। जब तक आप लिखोगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई करने का। तो लिखिए प्लीज़, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आगे कंपटीशन बहुत टफ है। तो देखो एनवायरमेंटल कन्वेंशन में क्या है, ये जो प्रमुख अभी इंटर, अब कल तो आपने पढ़ी थी जो भारत में संस्थाएं हैं ना एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, जो भी एनवायरनमेंट बॉडी है वो पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे जो एनवायरनमेंट ये कन्वेंशन बने हुए हैं एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कौन कौन से, तो उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला कौन जो कन्वेंशन है इम्पोर्टेंट है, तो वो है सबसे पहला कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर कन्वेंशन। क्या होता है कन्वेंशन, जानते हो ना कन्वेंशन के रिगार्डिंग क्या होता है कन्वेंशन, बताइए, पढ़ा है आपको पहले। हाँ बोलिए, एक एक व्यक्ति कोई भी बोल सकता है। बोलिए। यस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक सिद्धांतों का समूह होता है, एक एग्रीमेंट टाइप का होता है, जिसमें सभी देश सहमत होते हैं कि उसके रिगार्ड, मान लो आपको बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, तो उसके रिगार्डिंग रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, और कुछ उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उनके अकॉर्डिंग काम करने के लिए कुछ नीति या कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसी के आधार पर काम किया जाता है, उन्हीं को कन्वेंशन, वही कन्वेंशन होता है। क्लियर, आगे बढ़े। तो देखो ये जो आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब हो, मतलब कब एंटर, मतलब कब ये लागू हुआ, 29 दिसंबर 1993 में। तो कौन से जो सम्मेलन हुआ था एनवायरनमेंट को, उसके तहत इसको बनाया गया, ये उसमें इसकी रूपरेखा तय की गई, कौन सा सम्मेलन था। सीबीडी। हाँ रियो सम्मेलन 1992 का रियो सम्मेलन था ना, उसी में तो आया था सीबीडी। ठीक है, तो इसका देखो पर्पज है द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपकी जो जैव विविधता है उसका संरक्षण, पहला इसका पर्पज है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या बताइए, कुछ एग्जाम्पल बताइए। हाँ आपके फॉरेस्ट हैं, या आपके वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव है सब, तो वाइल्ड एनिमल्स हैं आपके, वन जीवन है पूरा, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जंगली जानवर है, जितने भी, तो ये सब आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है मतलब। तो सबसे पहला काम है द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपकी जो जैव विविधता है उसका संरक्षण है। जैसे आप नेशनल पार्क बना रहे हो, आप अभ्यारण्य बना रहे हो, आप इको सेंसिटिव जोन बना रहे हो, ये सब क्या है, ये बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसके संरक्षण के लिए तो बनाए जा रहे हैं ना ये सब। दूसरा आपका पॉइंट है तो सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो भी मतलब कंपोनेंट है उनका संपोषणित सस्टेनेबल यूज करना, मतलब वर्तमान पीढ़ी की जो नीड है वो भी पूरी हो जाए, और आने वाली जो आपकी फ्यूचर पीढ़ी जो जनरेशन है उसके लिए भी संसाधन बचे रहें। तो ये होता है सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपकी जैव विविधता के जो कंपोनेंट है उसका संपोषणीय उपयोग, ये नहीं उनका अति दोहन किया जाए मतलब। अगला है द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जो भी आपके देश में जेनेटिक रिसोर्सेज हैं,
तो उनके से जो लाभ है ना, उसका सब उचित और इक्विटेबल, मतलब उचित, निष्पक्ष और समान वितरण होना चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति को तो, मान लो कोई भी फसल की प्रजाति है बाई चांस, तब मान लो 50% फार्मर्स को तो मिल गई, 50% फार्मर्स को नहीं मिली, तो ये इक्विटेबल शेयरिंग नहीं हुई ना जेनेटिक रिसोर्सेज की। तो सबको, जैसे फार्मर के रिगार्डिंग उनको कोई बीज है तो सबकी उस जो सीड है उसके तक पर्याप्त मात्रा, मतलब सबकी इक्वल पहुंच होनी चाहिए उस सीड तक। ये है इसका मीनिंग कि जो आपका जेनेटिक रिसोर्सेज जितने भी है उनका फेयर, उचित और इक्विटेबल, मतलब समान वितरण होना चाहिए। समझ आ गए तीनों पॉइंट? कोई डाउट इनमें? देखो, पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपकी जो जैव विविधता उसका संरक्षण। दूसरा पॉइंट है द सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसके जो कंपोनेंट है, उसके जो अंग है, उसके तत्व है, उनका संपोषणीय उपयोग। अगला है कि जो आपके जेनेटिक रिसोर्सेज हैं तो उनका, उनसे जो लाभ मिल रहा है उसका सभी को बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फेयर, निष्पक्ष और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके लाभ मिल रहे हो। क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। तो देखो, द सीबीडी दैट कम इनटू, तो 1993 में ये बना था, मतलब कम इनटू फोर्स मतलब लागू होना, और ये आउटकम था जो 1992 में रियो अर्थ सम्मेलन हुआ था ना, रियो कहाँ है, कौन से देश में? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में है ये। यस। तो अलोंग विद द, देखो इसमें यूएनएफसीसी भी आया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन। तो इनके साथ साथ ये तीन, वो इसके परिणाम, तीन कन्वेंशन इसमें बने थे, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी और आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कौन कौन सा आया था? पहला तो कौन सा था बताइए? यूएनएफसीसी है ना? इसके फुल फॉर्म बताइए। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा यूएनसीवीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरा बताइए। इसकी फुल फॉर्म? यस। तो समझ आ गए तीनों को? डाउट इनमें? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके ऑब्जेक्टिव तो पढ़ ही लिया आप, देखो ठीक है। तो ये देखो, इन टोटल 196 इसके वो है मेंबर, इंक्लूडिंग इंडिया, हैव रेटिफाइड द सीबीडी एंड पार्टीज टू कोप। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, इनकी जो सम्मेलन होती है, इनकी जो पार्टीज की मीटिंग, उनको कहा जाता है कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। भारत ने इसको रेटिफाई कर दिया है, भारत सहित इसके 196 कंट्री मेंबर है। देखो, द यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस इज ए नोटेबल आउटलियर। आउटलियर मतलब ये बाहर है इससे, मतलब इसका सदस्य नहीं है, मतलब एज द ओनली यूएन मेंबर स्टेट, मतलब यूएन का जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर स्टेट है उसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऐसा कंट्री है जिसने इस जो ये कन्वेंशन, इसको रेटिफाई नहीं किया है। इसने रेटिफाई नहीं किया अमेरिका ने। आल तो यद्यपि इट स्टिल एज ए प्रेजेंस एट, ये जिसके सम्मेलन होते हैं ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टीज मतलब जो कंट्रीज के मेंबर है उसमें उपस्थित तो रहता है, बट इसने इसको रेटिफाई नहीं किया है। क्लियर? ठीक है। द सीबीडी एज गिवन, देखो ये सीबीडी जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये बताओ इस आपके ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको लागू करने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लागू वो लाया गया था? कौन सा एक्ट के तहत, कौन सी संस्था का निर्माण बना है, कौन सा इंस्टीट्यूशन वो मेड किया हुआ था?
राष्ट्रीय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया तो था भारत में 2002, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, वो इसी के जो लक्ष्य उनको पूरा करने के लिए तो लाया गया। बताइए। हेलो। सीबीडी के 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, एक तो था कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2003 का, और एक नगोया प्रोटोकॉल 2014। तो ये कार्टेजेना कहाँ है, कौन से देश में है ये? कोलंबिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? यस। और नागोया? नागोया, यस, ठीक है। ये देखो इस जगह पे सम्मेलन हुआ था उस दौरान, उसी में इनका प्रोटोकॉल बने थे, इसी वजह से इनका नाम कार्टेजेना और नागोया प्रोटोकॉल है। ठीक है। देखो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड ए ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन, ये क्या करता है आपको लीगल फ्रेमवर्क, एक बेसिक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के रिगार्डिंग एक एक्शन लेने के लिए। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, इसकी जो सदस्य देश उनकी जो मीटिंग होती है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। इसकी गवर्निंग बॉडी है, ये 2 साल में एक बार मिलती है सबके, ये सम्मेलन 2 साल में एक बार मीटिंग होती है इनकी। ठीक है। तो इसका पर्पज है कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपकी जैव विविधता का संरक्षण करना, और आपके जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट है उनका सस्टेनेबल यूज और को प्रमोट करना, और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जो आपके जेनेटिक संसाधन है उनसे जो लाभ मिल रहा है उसका निष्पक्ष और समान वितरण को सुनिश्चित करना। समझ आ गया? आपका है अब अगला नागोया प्रोटोकॉल। तो देखो नागोया प्रोटोकॉल, 1 मिनट, तो जो आपका नागोया प्रोटोकॉल है उसका पर्पज क्या था? तो ये सीबीडी आया था, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसका ये था पर्पज, ये कम इनटू एंट्री फॉर 1993। तो नागोया प्रोटोकॉल, इस पे देखो विशेष फोकस किया गया, द नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट एम्स एट शेयरिंग द बेनिफिट। तो इसका पर्पज था कि जो आपके जेनेटिक रिसोर्सेज जो लाभ मिल रहे हैं उनका सभी व्यक्तियों को, समाज के, सोसाइटी के सभी वर्गों को, सभी देशों को उनका समान वितरण मिलना चाहिए। आपने कोई भी बीज है, मान लो जेनेटिक संसाधन है कोई भी, तो मैं एक एग्जाम्पल, उसकी सभी तक पहुंच होनी चाहिए। जब मान लो कोई खाद्य पदार्थ है तो आप मान लो वो जेनेटिक रूप से मतलब अच्छा है, क्वालिटी है, अब वो 50% को मिल रहा है, 50% को नहीं मिल रहा, तो ये एक भेदभाव हो गया ना। तो नागोया प्रोटोकॉल का मतलब था कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज है, जो देश के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और नेचुरल संसाधन है उन तक सभी की पहुंच होनी चाहिए, और उनका बेनिफिट सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। मतलब इसके रिगार्डिंग किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शेयरिंग बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन ए फेयर एंड इक्विटेबल वे, एक उचित और समानतापूर्ण तरीके से उनका वितरण होना चाहिए। समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? अब अगला कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल था कि बायोसेफ्टी, जैव सुरक्षा से संबंधित ये होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे आप ये डेवलप कर रहे हो, ये क्या नाम है, जीएम क्रॉप्स है, तो इस टाइप का अगर कुछ आप मतलब प्रयोगशाला में कोई जीव डेवलप करते हो ना, प्रयोगशाला में जैसे आप ये कर रहे हो, क्या नाम है, जेनेटिकल मॉडिफाइड सरसों बना, जीएम क्रॉप, तो वो भी तो एक उसमें कुछ उनको जीव कुछ बायोलॉजिकल कंपोनेंट इंसर्ट किए जाते हैं ना, कुछ चेंजेस किया जाता है ना उसके उसमें जेनेटिक उसमें। तो इस टाइप का अगर आप कोई जीव बना रहे हो बायो और कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी मतलब उससे आपकी जो बायो मतलब उसकी इससे जैव सुरक्षा, उसकी सेफ हैंडलिंग होनी चाहिए, उसका सेफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और जो मॉडर्न आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी परिवर्तन कर रहे हो ना आप जेनेटिक रिसोर्सेज में, उससे आपकी जो जैव सुरक्षा है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब उसका आपकी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना उस पर आपका उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल लाया गया। समझ आया ना? ये
द कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, जैव सुरक्षा एम्स टू एंश्योर सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जो आप आधुनिक जैव तकनीक से लिविंग जीवित मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हो ना, मतलब आर्टिफिशियल या कुछ जेनेटिक परिवर्तन कर रहे हो किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में, तो उनकी वजह से आपकी जो बायोसेफ्टी है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब आपने कोई प्रयोगशाला में कोई जीव बनाया, अब वो वायरस टाइप का इसी टाइप का वो जीव, उससे क्या आप अगर वो कंट्रोल से बाहर हो गया तो नुकसान हो सकता है ना। जैव रासायनिक हथियार, जैव हथियार यही तो होते हैं, बताइए। तो उनकी सेफ हैंडलिंग होनी चाहिए और आप जिस पर्पज के लिए बना रहे हो उसी के लिए उसका यूज किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप बना किसी अदर पर्पज के लिए रहे हो और दूसरे पर्पज के लिए इसका उपयोग किए, जैसे आप देखते हो ना हॉलीवुड मूवियों में, देखते होंगे ना कई लोग। यस, तो वो है, तो उसके रिगार्डिंग कार्टेजेना प्रोटोकॉल। तो ये आपके सीबीडी, नागोया प्रोटोकॉल और कार्टेजेना क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें किसी को? आगे बढ़े। देखो ये सीबीडी है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइस का सेक्रेटरीट कहाँ है, इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा। तो मॉन्ट्रियल कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? अरे हाँ, सेंट लॉरेंस, एक्सीलेंट, थैंक यू, गुड। देखो मैपिंग का ये फायदा है ना, आपने मैपिंग पढ़ ली तो आपको यूं तुरंत ही आ जाती है ना दिमाग में चीजें। देखो मैं चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछूँ ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन, तो एक बार में 15 बच्चे पढ़ रहे, 15 की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो वो है मज़ेदार। वो पढ़ने का मतलब वो है, मतलब जो बड़ा क्वेश्चन है इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर उसमें तो एक ही है, बट इसके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बिल्कुल आपका तुरंत या मैसेज भी कर सकता है कोई, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, बट आपका रिप्लाई आना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो देखो पार्टीज अंडर सीबीडी मीट एट ए रेगुलर इंटरवल्स एंड दीज मीटिंग आर कॉल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कितने साल में मिलती है ये सब, मतलब कितने देश ये कितने साल में मिलते हैं एक बार? 2 ईयर, ठीक है। 2000 ए सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन नोन एज कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी वाजिब 2000 में ये, बट ये अपनाया गया था, बट ये कम केम इनटू फोर्स इन ऑन 11 सितंबर 2003 में ये लागू हुआ था, ठीक है। ये क्या करता है, द प्रोटोकॉल सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल, आपकी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है मॉडर्न, उससे जो आप लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हो ना, उससे जो पोटेंशियल रिस्क है ना, संभावित रिस्क, उससे आपकी जैव विविधता की रक्षा करना। आगे बढ़े। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए प्लीज। एक एक लाइन का, एक एक शब्द का मीनिंग आना चाहिए। देखो एक बात ध्यान रखना, जीवन में भले पढ़ना एक ही बुक है, पर उस बुक का एक एक शब्द और एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा 15 बुक पढ़ो। देखो यूपीएससी पास करने का एक ही तरीका है, कम पढ़ के, और उसमें मतलब आपको एक एक शब्द का एक एक शब्द बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने पढ़ लिया 5 बार और याद कुछ नहीं है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। चीज़ों को रटना नहीं है, मैं एक बात अब भी रटना नहीं है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है चीज़ों की, रटना नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है यूपीएससी पास करने वालों को पूरे देशों की राजधानी याद हो, कोई मतलब नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये मायने रखता है यूपीएससी में। बिल्कुल रटना नहीं, किसी भी चीज़ को रट के यूपीएससी पास नहीं कर सकती, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़। अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, मेन मुद्दा वो है। तो द नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, आपके जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उन तक पहुंच, एंड उनका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर, उनसे जो देखो सभी समान पहुंच होनी चाहिए, और उनसे जो लाभ मिल रहा है उसका उचित और इक्विटेबल समान वितरण होना चाहिए। ये 2010 में एडोप्ट किया गया था, पर कम ये 12 अक्टूबर 2014 को ये लागू हुआ था। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को?
तो इट इज नॉट अप्लाई टू जेनेटिक रिसोर्सेज दैट कवर्ड बाय सीबीडी एंड टू द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन बट आल्सो कवर ट्रेडिशनल नॉलेज। ये क्या करता है, जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज कल पढ़ रहे थे ना, मान लो आपको ट्राइबल एरिया में कोई व्यक्ति रहता है, उसको तो चिकित्सा सुविधाओं को, चिकित्साओं के बारे में कुछ जड़ी बूटियों का ज्ञान हो, वो भी इंक्लूड होता है उसमें, जो कवरिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इट नॉट अप्लाइज टू जेनेटिक रिसोर्स दैट कवर्ड बाय द सीबीडी एंड टू द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन बट आल्सो कवर ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरा ज्ञान है ना, associated with genetic resources that are covered by CBD and the benefit arising from its utilization, उनके उपयोग के द्वारा जो उनके उपयोग से जो फायदा हो उस वो भी इसमें इंक्लूड है। तो क्लियर हो गया ना आपको CBD और आपका कार्टेशियन और नागोया प्रोटोकॉल। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल यस सर, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो कोप 10, ये कोप 10 हुआ था ना, इसके भी जैसे यूएनएफसीसी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, इसकी भी मीटिंग होती है। मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा उसको, सबको पर कोई इंपॉर्टेंट याद कर सकते हो आप, तो वो देख लीजिएगा। तो जो कोप 10 हुआ था ना, वो इम्पोर्टेंट था। उसमें क्या 10 ईयर का 10 ईयर का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था बाय ऑल कंट्री टू सेव बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो देखो ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ये 2011 से 20 तक 10 साल का टारगेट, इसमें 10 आपके 20 एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त, इनको एच टारगेट, इनको एच टारगेट कहते हैं। मतलब ये कौन सी जगह ये एच शेयर, बताओ। आइची, इसका नाम आइची भी है, आइची शहर है, ये जापान में है ये आइची। ठीक है, आइची नाम है इसका, ठीक है। ये जापान में है, इसी में मतलब वहाँ टारगेट 10-20 टारगेट दो टारगेट रखे गए थे कि 2011 से 2020 इनको प्राप्त करना है, उन्हीं को आइची टारगेट कहा जाता है। तो भारत में ये जो सीबीडी के प्रोविजन को प्रभावी मतलब लागू करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002। कल पढ़ा था ना इसके बारे में। आगे बढ़े। अब आपका सीबीडी, नागोया प्रोटोकॉल और ये क्लियर हो गया ना, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा पढ़ते हैं? साइट्स। भैया क्लियर हो गया ना, थोड़ा बहुत बचेगा कभी तो बाद में रिवाइज करेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे, बेसिक तो क्लियर हो गया ना। देखो साइट्स क्या है, साइट्स की फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। मतलब ये हो गया आपका जीव, फ्लोरा एंड वनस्पति, जो आपकी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जो संकटग्रस्त वन्य जीव, जंगली वन्य जीव और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उन पर कन्वेंशन, उनको उनके व्यापार, जो संकटग्रस्त जंगली जीव और वनस्पतियों की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ये है इसका हिंदी। ये सरकारों के बीच इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका पर्पज है इट्स एम इज टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस, मतलब नमूने होते हैं ना, मतलब नमूना क्या, उसका कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का कोई भी, किसी को कोई स्पेसिमेन होता है, नमूना होता है, मतलब उनका कोई भी
अगर किसी उनका कोई भी अंग का या किसी का भी कोई व्यापार करता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, जो किसी भी मतलब या प्लांट भी हो सकता है या जंगली जीव भी हो सकता है, जिससे उस एनिमल्स के जो सर्वाइवल है उसको खतरा हो, तो उनको रोकना, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना जिससे किसी भी जीव जंतु के सर्वाइवल को खतरा पैदा हो गया हो। जैसे आप टाइगर की खाल है, दांत, ये बेचे जाते हैं ना। इसी वजह अगर मान लो कोई भी जीव है, अगर वो बिकेगा ही नहीं तो उसका शिकार क्यों करेगा? वो बिकता है, दवाइयाँ निर्मित उनके लिए, उससे दवाइयाँ बनाई जाती, तभी तो लोग शिकार करते हैं। अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो कौन क्यों कोई शिकार करेगा? क्योंकि देखो मनी के लिए तो सब करते हैं ना, मनी ओरिएंटेड है सभी चीज़ें। अगर मनी मिलेगा ही नहीं तो कौन शिकार करेगा बताओ? बता बताओ। बिल्कुल। ठीक है। और देखो साइट्स है, देखो ये जो साइट्स है वाज कब हुआ था ड्राफ्टेड ये? तो साइट्स वाज ड्राफ्टेड एज रिजल्ट ऑफ रेजुलेशन एट 1963 में जो आया था ना, एक रेजुलेशन प्रस्ताव पास करके IUCN की मीटिंग हुई थी विद द वर्ल्ड, तो उसमें ये इसका ये ड्राफ्ट किया गया था रेजुलेशन, मतलब उससे इसकी शुरुआत हुई थी IUCN से। क्लियर? आगे बढ़े। IUCN की फुल फॉर्म क्या है बताइए? यस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन वाज फाइनली, दो ये जो फाइनली जो इसका टेक्स्ट बना था, मतलब ये कन्वेंशन का, ये 80 कंट्री थे रिप्रेजेंटेटिव, वो 80 कंट्री, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC कहाँ है? हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैपिटल है ना ये। और 3 मार्च 1973 एंड 1 जुलाई 1975 में ये एंटर्ड इन फोर्स, मतलब अमेरिका में, और एक साइड, मतलब वहाँ इसका फाइनली ड्राफ्ट एग्रीड हुआ, जो ड्राफ्ट बना था इसका उस पर फाइनली एग्री हो गए थे अमेरिका में, और 1 जुलाई को 1975 को ये लागू हो गया था। समझ आ गया? देखो जो भी आप मैंने मटेरियल लिया है इसकी सब में, जो जितनी भी इंटरनेशनल जो साइट्स हैं ना उनकी वेबसाइट से लिया है, इसमें मटेरियल जितना भी है, पर क्वालिटी के रिगार्डिंग कोई उसमें वो गलती नहीं मिलेगी, क्योंकि साइट से लिया डायरेक्ट, इधर उधर से नहीं लिया, मतलब बहुत कम मटेरियल है, मैंने इधर उधर से लिया, मैं डायरेक्ट संबंधित उस संस्था की साइट पे जाता हूँ, वहाँ से लेता हूँ मतलब। तो जो भी मटेरियल मिल रहा है वो एकदम 100% प्योर मटेरियल है, आपके स्टडी मटेरियल। ठीक है। द ओरिजिनल ऑफ द कन्वेंशन वाज डिपोजिटेड विद द डिपोज, जो इसका ओरिजिनल कन्वेंशन बना था वो इंग्लिश में, फ्रेंच और स्पेनिश लैंग्वेज में बनाया गया था इसका ड्राफ्ट, और ईच वर्जन बीइंग इक्वली ऑथेंटिक, और द कन्वेंशन इज आल्सो अवेलेबल इन चाइनीज और रशियन लैंग्वेज में भी उपलब्ध है मतलब। ठीक है, क्लियर? ओके। अब बताइए साइट्स की नीड क्यों है आपके हिसाब से, क्यों लाया गया? आप बताइए, कुछ पॉइंट बोलिए, एक दो लोग बताइए। किसको रोकने के लिए? यस। और अगर मान लो आप ट्रेडिंग, इनकी जो ट्रेड है वो रोकोगे नहीं तो क्या इम्पेक्ट होगा उसका? क्यों रोक, मतलब क्यों रोकना है हमें, क्यों बचाना है? क्या ज़रूरत है जंगली जानवरों की? उनसे कौन सा खा, मतलब क्यों रोक, मतलब क्या ज़रूरत है बताइए, नीड क्यों है मतलब?
यस, गुड। अगर आप जंगली जानवरों का देखो, मान लो आपके आसपास कोई जंगल है, अगर उसमें जो टाइगर खत्म हो जाते हैं तो आपके जो शाकाहारी जो हिरण वगैरह हैं वो आपके जो आसपास की जो आसपास अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ना, अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो आपकी घास है, पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे। तो बैलेंस करने के लिए, अगर प्रकृति का बैलेंस करना है तो सबका एक बैलेंस होना जरूरी है ना, सभी जीवों का। अगर मान लो जीव जंतु मानव ही मानव बढ़ता रहेगा तो उनके ऊपर संकट आ जाएगा ना। तो ये बैलेंस होना जरूरी तो यस, इसीलिए तो आपके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, जितना मानव इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है। तभी तो सरकार कितना संरक्षण पे कितना फोकस करती है, बताइए भाई। सरकार फोकस करती है ना ज़बरदस्त तरीके से। तो ये है, तो ये क्या है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस इसको इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। क्योंकि मेंस जो एग्जाम है प्री कुछ नहीं है, प्री तो आप 6 महीने 7 महीने पढ़ के भी पास हो सकते हो। यूपीएससी में जो सबसे बड़ी जो बाधा है ना, जहाँ ज़्यादातर लोग अटकते हैं, जिसपे कोई फोकस नहीं करता, ना कोई कोचिंग संस्थान फोकस करते, वो है सबसे बड़ी मेंस एग्जाम। सबसे बड़ी जो यूपीएससी में जो बाधा है वो है मेंस। तो मेंस कब होगी आपकी, जब तक आपकी जो थिंकिंग, देखो इसको मैं रट के आप पास नहीं कर सकते। जब तक आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं होगी ना, जब तक आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा, तब तक आप ये यूपीएससी का एग्ज़ाम बिल्कुल कोई संभावना ही नहीं है। क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं है, एक पेपर नहीं है, इतने सारे पेपर है, इतने सारे क्वेश्चन है, आपका ऑप्शनल भी है, आपका जीएस भी है। तो कब पास होगा, जब तक आपकी थिंकिंग प्रोसेस, और रटा रटाया कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा वहाँ, क्या ओरिजिनल क्वेश्चन आते हैं, मतलब बिल्कुल नए मौलिक। तो मौलिक क्वेश्चन का आंसर कब लिखोगे आप, जब आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, आप सोचोगे, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाओगे, तभी तो कर पाओगे ना। अगर आप सोचोगे नहीं, आप पढ़ोगे चीज़ों के बारे में, आपकी डायनेमिक अप्रोच ही क्लियर नहीं होगी, तो आप कैसे आंसर लिख पाओगे, बताइए मुझे। ये है तो मेंस, देखो मेरा फोकस, अब मैं प्री पे बिल्कुल फोकस नहीं करूँगा। मेरा फोकस ओनली ओनली मेंस पे रहेगा। मैं मेंस के रिगार्डिंग ही पढ़ाऊँगा। आप प्री का आप मतलब जो जो फैक्ट वैक्ट है आप खुद भी पढ़ सकते हो, करंट पढ़ ही रहे हो, डिस्कस कर लिया करेंगे। पर मेरा देखो टोटली जीएस के फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ पेपर पे टोटली उन्हीं पे फोकस रहेगा, और निबंध पे मैं मेंस ओरिएंटेड और सीसेट इन पे फोकस करूँगा टोटली। क्यों, प्री तो आप मेंस का पढ़ोगे तो आपकी प्री तो वैसे ही हो जाएगी, मतलब प्री का भी पढ़ते रहेंगे, ये कुछ कुछ टॉपिक भी लगा, मेरा पूरा ओरिएंटेशन आप मेंस पे रहेगा भाई। तो मेंस के रिगार्डिंग आप लिखने के लिए, इनके लिए प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि मेंस नहीं होगा तो प्री का क्या फ़ायदा, बताओ। तो, तो तब जब भी आपकी प्री हो, आपकी मेंस होनी चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, भले ही आपकी 2 साल में प्री हो, पर क्योंकि नहीं, अगर आपकी मेंस नहीं होगी ना प्री के साथ, तो आप चक्रव्यूह में फंस जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो, तो इसकी नीड क्यों है। तो देखो साइट्स क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, बताओ कि किसी जानवर का इंडेंजर्ड स्टेटस है, उसका व्यापार हो रहा है, तो उसके लिए एक संस्था चाहिए ना। हाँ, तो सब तो इसका वाइड स्प्रेड इंफॉर्मेशन, तो इनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, इकट्ठी करने के लिए, कि किसका जानवर का इंडेंजर्ड स्टेटस है, वो तो आईयूसीएन घोषित कर देगा। बट उसके रिगार्डिंग पे किस जानवर का व्यापार किया जा रहा है, किस जानवर के अंग बेचे जा रहे हैं, कौन सा, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए एक संस्था होनी चाहिए जो कोऑर्डिनेट करे विभिन्न देशों। आपको वहाँ 2 जिलों के बीच या 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच ही कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कोऑर्डिनेट होगा, बताओ। भाई आजकल 2 परिवारों के पड़ोसियों के बीच ही कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, नाली के पानी को किधर निकालना है तो 2 देशों के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन बनेगा, बताओ। तो उसके लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। बट एट द टाइम व्हेन द आइडिया फॉर साइट्स वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1960, मतलब द इंटरनेशनल डिस्कशन और रेगुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड फॉर कंजर्वेशन पर्पज। तो बात देखो, जब 1960 में यह आया था तो उस टाइम कौन ध्यान देता था, उस टाइम तो जंगली जानवरों को खूब शिकार किया जाता था, बताइए।
ये भारत में जंगली जानवरों के संरक्षण के रिगार्डिंग सबसे पहला जो प्रथम इनिशिएटिव कब लिया गया बताओ, लीगल तौर पे? बताइए। 1972 में ही तो हुआ था सबसे पहला इनिशिएटिव। क्या? यस यस यस, वही। सबसे पहला स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था स्वीडन में, मानव पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तभी तो इसके रिगार्डिंग उसके बाद तो भारत सरकार ने काम किया था। भाई उससे पहले बताओ कहाँ था, बताओ उससे पहले कुछ किया गया था, बताओ। बताइए कुछ हुआ हो तो। देखो अब ठीक है, अब विथ हाइंड साइड्स मतलब दीर्घ दृष्टि, द नीड फॉर साइड्स इज क्लियर। एनुअली द इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर एंड इंक्लूड हंड्रेड्स ऑफ मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीमेंस। मतलब जो भी जानवरों के प्रतिरूप नमूने इस टाइप के होते हैं ना, उनके अंग वंग वगैरह, इनका वर्थ बिलियन, उसमें व्यापार, आज भी व्यापार होता है ना। अब आप कहीं एक बार देखते हो ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खबर देखी है कि विदेशी सांपों की 10 प्रजातियों के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा, एक महिला को पकड़ा, और कच्छों की प्रजाति के साथ होता है ना। ठीक है, तो देखो ये जो ट्रेड होता है ना, ये देखो लिविंग लाइव एनिमल्स भी है, प्लांट भी है, फूड प्रोडक्ट भी है, लीदर गुड्स, इनको मतलब इनसे क्या होता है ना, ये प्लांट और एनिमल दोनों को होता है, इससे खाद्य पदार्थ भी बनते हैं, जो लीदर गुड्स भी बनती है, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी किया जाता है, लकड़ी के लिए भी किया जाता है, टूरिस्ट कुरियर और मेडिसिन, तो मतलब इनका कई टाइप का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यूज किया जाता है इनका। क्या क्या पर्पज है बताओ आपके हिसाब से, क्यों किया जाता है जानवरों का, इनका कितने कई सारे पर्पज है ना इनके, बताओ। क्यूरियोज का मीनिंग होता है कलाकृतियां, कलाकृतियां, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसमें भी देखो कुछ जानवरों का ही ज्यादा वो किया जाता है, जैसे हाथी को क्यों मार दिया जाता है, हाथी दांत के लिए मार दिया जाता है ना। तो द लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सम एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज आर हाई। जैसे चंदन की जो लकड़ी है उसकी तस्करी होती है ना, आपने वो मूवी देखी होगी ना, वो आई थी वो अभी आई थी। अरे नहीं नहीं, वो काफी फेमस का डायलॉग है, झुकेगा नहीं वो कौन सी मूवी का है वो, आता है ना। आता था वो, झुकेगा नहीं ऐसा कुछ आता है, मैं तो अभी आई थी नहीं, 1-2 साल पहले। पुष्पा, पुष्पा में वो चंदन की लकड़ी की तस्करी तो है ही, उसी के रिगार्डिंग था वो। तो वैसे तो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की उन्हीं की ज़्यादा तस्करी, उन्हीं पे ज़्यादा, जैसे जैसे सरिस्का नेशनल पार्क में टाइगर ख़त्म कर दिए पूरे, वैसे। तो टुगेदर अदर फैक्टर, जैसे इसके अलावा देखो ये एक्सप्लॉइटेशन भी है, इसके अलावा हैबिटेट लॉस है और उनकी पॉपुलेशन डिप्लीट, तो इनको दे, इसके अलावा भी हैबिटेट लो, इनकी वजह से वो क्या है, अगर आपका आवास विनाश होगा तो आप वल्नरेबल हो जाएगा ना शोषण के मतलब। तो वैसे अगर जानवरों का आवास विनाश हो रहा है तो वो आम आदमी के थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं, लोगों को मौका मिल जाता है ना। क्लियर? यस। तो मैनी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन ट्रेड, मतलब कई वाइल्ड लाइफ स्पीसीज वो इंडेंजर्ड नहीं है, बट उनके भी सस्टेनेबल, मतलब उनका ट्रेड को परमिशन है, बट उनका सस्टेनेबल होना चाहिए ट्रेड। उनका मतलब ये नहीं कि उनका इतना सारा व्यापार कर लिया जाए तो उनको मतलब ख़त्म ही हो जाए, मतलब वो तो सस्टेनेबिलिटी। तो कुल मिला के बात ये है कि वन्य जीवों के कि जो नियमन है उसके रिगार्डिंग जो भी
कोऑर्डिनेशन है, जो भी नियम, तो इसके तहत ही वो साइट्स का उसमें मैं इम्पोर्टेंट रोल है, साइट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है मतलब। बिकॉज द ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन द कंट्री। तो देखो ये एक दूसरी सीमाओं के बीच व्यापार होता है, तो ये तो इसके लिए एफर्ट टू रेगुलेट इट, इसका नियमन करने के लिए, इसके लिए क्या इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है ना। अगर आपको स्पीसीज को और अति शोषण और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है मतलब, तो साइट्स का पर्पज ये था, इसी पर्पज के लिए साइट्स लाया गया था। ठीक है, क्लियर। तो टुडे इट अकर्ड्स वेरिंग, मतलब इसने क्या प्रदान किया है, कम से कम 40,000 स्पीसीज को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है मतलब। ठीक है, इनका व्यापार किया जाता था किसी भी रूप में, तो इसने कम से कम 40,000 प्रजातियों का पेड़ पौधे उनको संरक्षण प्रदान किया है। समझ आ गया? यस सर। अब तक जो पढ़ा है क्लियर है ना? बताइए। आगे क्लियर है सर। गुड। बताओ, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। मतलब ये जो साइड से कोई तरीके से मना नहीं करता ना, मतलब ट्रेड करने का। हाँ, कोई पर मतलब जैसे कई है उनका नियमन करता है, मतलब जैसे कुछ का परमिशन है बट उनका नियमन भी करता है मतलब। मतलब पहले से पहले तो ट्रेड हो तो सस्टेनेबल बना रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। देखो, साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें स्टेट्स, एक 1 मिनट, जो आपके राज्य है और जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो मतलब इसमें वॉलेंट्रीली वो अपनी भागीदारी निभाते हैं, मतलब स्वैच्छिक तौर पे मतलब। तो जो स्टेट्स दे मतलब इसकी जो एग्रीड है, मतलब इसकी जो कन्वेंशन, जो भी नियम रूल, उसको क्या क्या वो पार्टीज कहा जाता है। तो आल तो साइट्स लीगली, ये लीगली बाउंडिंग है, मतलब कानूनी रूप से बाध्य है जो इसकी पार्टीज के रेटिफाई किया जिन्होंने मतलब। ठीक है, इन अदर वर्ड दे हैव टू इम्प्लीमेंट द कन्वेंशन, इट डज नॉट टेक द प्लेस, जो आपका नेशनल लॉ उनकी जगह नहीं लेगा, पर आपको इसके नियमों का पालन करना पड़ेगा मतलब। इसमें क्या होता है ना, आप अपने इसके आधार पर अपने नियम बना सकते हो मतलब। तो देखो, रेदर इट प्रोवाइड, आपके जो राष्ट्रीय कानून उनकी जगह नहीं ले रहा, बजाय इसके ये क्या करता है, रेदर इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क, आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आप इस टाइप से कानून बना सकते हो मतलब। तो आपको एडॉप्ट करना उन नियमों को और उन कानून, मतलब उनको रूल एंड रेगुलेशन को, आपको डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बनाओगे ना आप मतलब, उसके रिगार्डिंग आपके वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, तो उनको आप अपना सकते हो, आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, फॉर मेनी ईयर्स साइट्स हैज बीन अमंग द कंजर्वेशन एग्रीमेंट्स विद द लार्जेस्ट मेंबरशिप, 184 इसके सदस्य हैं अभी, पार्टीज मतलब देश। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, साइट्स का उदय किससे हुआ था, कौन सी संस्था की वजह से इसका उदय हुआ था? पहले IUCN था, IUCN की मीटिंग होती तो वहीं, तभी तो उसी से तो ये, उसी इसी के जो मीटिंगें होती उसी में तो निर्णय लिया गया था साइट्स की स्थापना का। पढ़ा था ना, अभी भूल गए आप लोग?
हेलो, बोलिए। Yes, sir. IUCN से लिए हैं। यस। तो द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट नोन फॉर कंपाइल। जो आईयूसीएन का क्या काम है बताइए, क्या वर्क करता है आईयूसीएन? हाँ, रेड लिस्ट जारी करता है ना। पहले भी पढ़ा हुआ अपना जो पहले वाली पीपीटी, उनमें अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू विच स्टेट्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन एडरली वॉलेंट्री। तो ये क्या एक एग्रीमेंट है, इसमें स्टेट और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो मतलब स्वैच्छिक रूप से इसमें भाग लेते हैं। इट एम टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिफिक में, जो आपके इसके जो जंगली जानवरों के जो प्रतिरूप नमूने अंगों का जो व्यापार किया जाता है ना, और प्लांट उनका जो मतलब प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, तो उनका व्यापार की वो उसका रेगुलेशन करता है, मतलब उनका, और जो उससे जो व्यापार किया जा रहा है उससे उनके जीवों को उनको खतरा ना हो, मतलब उसका उसका नियमन करता है, मतलब ठीक है। वो व्यापार है, इंटरनेशनल व्यापार है, उनके लिए हानिकारक ना बने, ठीक है। Yes, sir. तो साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट। इट एम्स टू इंश्योर दैट, मैं क्या बार बार 2-3 बार इसलिए लेता हूँ आपको याद हो जाए, मतलब मेरा पर्पज है याद होने, तो रिपीट आपके ऐसे मत कहीं रिपीट हो रही है चीज़ें, क्यों अपना याद का खेल है। पीपीटी हटाना मिटाना तो अपने कोई किताब थोड़ी ना है ये। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ये जब ऐसे होगा। बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा, एक बार में नहीं याद होगा। मेरा लक्ष्मी डालने में एक बार ऐसी ही हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स एम इज टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इज इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट, ठीक है, ये तो हो गया। ये संख्या चेंज हो सकती है, कुछ 37,000 40,000, उससे कोई ज़्यादा उसके ज़्यादा कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये पढ़ ही लिया आपने पहले। द रेंज फ्रॉम वाइल्ड एनिमल टू, इसका फूड प्रोडक्ट है, लेदर गुड्स है, मेडिसिन है। देखो इसका जो सेक्रेटरीट है ना साइट्स का, वो कहाँ है? ये यूएन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसका प्रशासनिक वो संचालन होता है, और जो कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्लियर? Yes, sir. देखो इसके जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ना, वो इसकी सुप्रीम कंसेंसस, वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कंप्राइल इट्स पार्टी। करंटली देर आर 184 पार्टीज टू कन्वेंशन इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। तो आपकी साइड्स इन इंडिया बोथ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द वाइल्ड, बोथ द ये और द वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है ना, स्टेचुरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री आर मीन टू कॉम्बैट। तो भारत में देखो ये तो मिनिस्ट्री भी काम करती है, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, ये भी जो आप वाइल्ड से संबंधित अपराध उनको रोकने का काम करती है ना। Yes, sir. इट असिस्ट द एडवाइज द कस्टम्स अथॉरिटी, ये जो आप वाइल्ड लाइफ, ये क्या करते हैं अथॉरिटीज इन द इंस्पेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ फ्लोरा फ्लैज पर प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसी के तहत ये कस्टम अधिकारी, देखो जो कस्टम अधिकारी बॉर्डर पे तो उन्हीं का होता है ना, माल कोई भी वस्तु आ रही है जा रही है या, तो उसके रिगार्डिंग उनको सलाह भी प्रोवाइड करती है, उनको एडवाइस। आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आगे बढ़े। Yes, sir. तो साइट्स कैसे वर्क करता है? तो साइट्स के दो, द स्पीसीज कवर अंडर साइट्स आर 3 अपेंडिक्स, मतलब 3 लिस्ट है उनके। अपेंडिक्स 1 8, ये जो मतलब विलुप्त होने के कगार पे है, मतलब तो इनका मतलब बहुत ही रेयर कि इनको, जो गोरिल्ला लाइन है, मतलब इनका बिल्कुल परमिट नहीं होता है, इनका व्यापार बिल्कुल प्रतिबंध होता है, मतलब ठीक है। अपेंडिक्स 2 में आती है, मतलब इन पे कोई थ्रेटेंड नहीं है, बट वाइल्ड इनका अगर इनको सरवाइव करना है तो इनका वाइल्ड वो व्यापार है वो कंट्रोल किया जाना चाहिए। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया इनके ट्रेड को, तो आने वाले समय में ये फिनिश हो सकती है।
तो सर्टेन काइंड्स ऑफ फॉक्सेज एंड हिप्पोपोटेमस, कुछ लोमड़िया और हिप्पोपोटेमस है ना, ये इसके मतलब इसमें इंक्लूड है मतलब। और अपेंडिक्स थर्ड में इट कंटेन्स स्पीसीज दैट आर प्रोटेक्टेड इन वन कंट्री में प्रोटेक्टेड है विच आस्क्ड अदर साइड पार्टीज और असिस्टेंट, मतलब इनको क्या है कंट्रोल, ये कुछ ज़्यादा इनको ये सबसे कम खतरे वाली है, बट इनका भी नियमन करना है, मतलब जैसे बंगाल फोक्स और द गोल्डन जेकाल फ्रॉम इंडिया, सीआर है उसका इतना कोई महत्व नहीं है ना जेकाल का, ठीक है। मतलब पूरे दुनिया में एक देश में उन पर आपको इनके व्यापार को कंट्रोल करना है मतलब, ठीक है। आगे बढ़े, अपेंडिक्स हाँ बताइए। अपेंडिक्स में तो बिल्कुल ट्रेड नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल भी नहीं। ये लिखा है ना वही एक्सेप्शनल सर्कम, मतलब थोड़ा सा छूट है। ओनली मतलब जैसे यार कभी आपको मान लो चीता लाए हो आप वहां से, हाँ सर। तो ये भी तो ट्रेड ही हुआ ना एक तरह से। हाँ सर, ट्रेड भी हुआ। हाँ तो वैसे ही मतलब वो परिस्थितियां, मतलब चिड़ियाघर में कोई ला रहे हो आप जिराफ, तो वो भी तो एक तरह से तो एक्सेप्शनल मतलब कुछ अपवाद है मतलब। लेकिन नहीं सर, उसका हाँ तो ट्रेड नहीं होने का। अब हम तो उसको रिलोकेट कर रहे हैं, तो ट्रेड का मतलब वो होता है ना, मॉडिफाई नहीं करना, नहीं, चेंज करना। कई प्राइवेट चिड़ियाघर भी तो होते हैं ना यार। भाई आप देखो, आपको किसी को मार कर जानवरों को अंगों को लाने की परमिशन तो मिलेगी नहीं, तो कुल मिला के एक्सेप्शनल मतलब किसी प्रजाति को जीवित रखना है, मान लो आपको वह एक शेर है, आपको शेरनी आप तो आगे बढ़ाने के लिए बन, तो उस टाइप की जो एक्सेप्शनल जो भी परिस्थितियां हैं वो तो आप स्टडी करोगे तभी पता लगेगा क्या क्या परिस्थितियां हैं। ओनली बिल्कुल मतलब कम उसी जो, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़े, यस सर। ठीक। देखो इसकी आलोचना क्यों की जाती है, लेजिट इलीगल ट्रेड, ये क्या कई उसको व्यापार को और उनको वैधता प्रदान करती है ना, इसमें कई 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 जानवरों के व्यापार को परमिशन है इसमें, ये भी एक इसका वो है मतलब। भाई इसमें सब पे प्रतिबंध है, कुछ को छूट भी मिली है ना। हाँ सर, मिलिए। तो बस ये लेगिंग बिहाइंड मतलब पीछे, द साइड्स प्रोटेक्शन लेग आफ्टर स्पीसीज, अब इस पे कंट्रोल कब करती है जब उसको थ्रेटेंड मतलब वो संकटग्रस्त हो, मतलब जब पेगोलिन वर 2017 में इसको मतलब अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया था मतलब, और 2002 से 2013 के बीच इसके बहुत बड़ी संख्या में इसको ट्रैफिक मतलब उसका अवैध व्यापार किया गया था मतलब। और मैनी एनिमल्स देट आर नॉट इन वाइल्ड लाइफ देट आर नॉट प्रोटेक्ट, कई सारे जानवर उनको प्रोटेक्शन नहीं किया गया जाता मतलब, ठीक है। यस सर। देखो ट्रेड रिलेटेड इशू क्या है, इफ ए पार्टी वायोलेट द कन्वेंशन साइड्स कैन रेस्पॉन्ड विद सैंक्शन, प्रतिबंध लगा देता है विच प्रिवेंट ए कंट्री फ्रॉम ट्रेडिंग इन साइड्स लिस्टेड स्पीसीज। इसमें क्या है, अगर मान लो किसी ने उसका उल्लंघन किया तो उस पर सभी पे प्रतिबंध लग जाता है उस पर, तो उससे क्या होता है ना, जो साइट लिस्टेड स्पीसीज है वो भी उन पर भी प्रतिबंध लग जाता है मतलब, तो ये भी एक इश्यू है इसमें। एक दूसरा है वॉलेंट्री मेंबरशिप, तो इसमें स्वैच्छिक रूप से उसके सदस्य हैं, किसी को बाउंड नहीं है कि आप उसके डायरेक्शन फॉलो मतलब स्ट्रिक्टता नहीं है, कोई हट भी सकता है मतलब वो है मतलब, ठीक है। अब दूसरा लेक्सिटी में लापरवाह होता है ना, आलस्य होता है ना, इसका मतलब लेक्सिटी। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, मतलब वो ढील ढील देना। हाँ लेक्सिटी में आलस्य लापरवाही यही इस तरह का। मतलब स्ट्रिक्टनेस ना दिखाना। हाँ ढिलाई शिथिलता,
बेपरवाह, कोई चिंता, ठीक है। तो द साइट सेज क्वेश्चन, मतलब इसने कई बार आइवरी मतलब आतिदात है उसको परमिट कर दिया, मतलब ठीक है। अब ये तो आलोचनाएं हुई मतलब, बट इसने कई बार देखो कम से कम कुछ तो प्रयास किया, कुछ नहीं है उससे अच्छा कुछ तो किया ना। जैसे साउथ अमेरिकन एक कैमल फैमिली का वो जानवर था, उसको नील क्रोकोडाइल इनको संरक्षण रिकवर करने में इसने योगदान दिया, मतलब ये एग्जाम्पल आपको। देखो कोई भी क्वेश्चन का पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखना है, ठीक है, आप ये नहीं नेगेटिव नेगेटिव लिख दो, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में भी लिखना है, ठीक है। एक मिनट, ये क्या ट्रैफिक, क्या बताओ, क्या जानते हो ट्रैफिक के बारे में, मुझे बताओ ट्रैफिक क्या है, बताइए। सही, मतलब वाइल्ड वाइल्ड ट्रेड को डेवलप करने के लिए होता है ना। यस, ये क्या है, ट्रेड एंड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा एंड कॉमर्स, मतलब इनका जो वाणिज्यिक जो इनका वो किया जाता है ना, उसका एनालिसिस करती है संस्था है ये। तो ये वाइल्ड जो लाइव ट्रेड होता है ना उसकी मॉनिटरिंग नेटवर्क है, मतलब ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन कंस्ट्रक्ट ऑफ बोथ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या है, मॉनिटरिंग करता है, मतलब जो ट्रेड होता है ना उसके डेटा वेटा कलेक्ट करना है या उसकी मॉनिटरिंग करना है, तो आपका जैव विविधता संरक्षण प्लस संपोषणी विकास इसका वो पर्पज है ये क्या है आपका, 1 मिनट, ये वाई, 1 मिनट, ये जॉइंट प्रोग्राम है, क्या बोला, ये आपका वर्ल्ड वाइड फंड है ना उसका, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनका दोनों का जॉइंट प्रोग्राम। इट एम्स टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट ए थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका पर्पज है कि जो आप ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स, जो आप जंगली पौधों का जो व्यापार कर रहे हो, एनिमल्स का जो व्यापार हो रहा है वो थ्रीट ना हो, उससे जो आपकी कंजर नेचर है ना उसको जो संरक्षण उसको संकट ना हो, मतलब थ्रीट मतलब संकट ना हो, ठीक है। तो ये क्या है 1976 में स्थापित किया गया था, एट डेवलपमेंट ग्लोबल नेटवर्क रिसर्च ड्राइवन एक्शन ओरिएंटेड कार्य, मतलब कार्यान्वयन, और इसके रिगार्डिंग इनोवेटिव प्रैक्टिकल कंजर्वेशन सॉल्यूशन, मतलब इनोवेटिव यानी नवोन्मेष, और प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक कंजर्वेशन समाधान प्रोवाइड करना। इसका हेडक्वार्टर क्या है, कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में। इलीगल ट्रेड इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट मेनी स्पीसीज आर इंडेंजर्ड। आपका अवैध व्यापार कई प्रजातियों के समाप्त होने का मुख्य कारण है। ये एनजीओ है, जबकि ये आपकी साइट्स है मल्टीलेटरल ट्रेटी है ना, इसमें देश भी है, एनजीओ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुपक्षीय वो है मतलब, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। यस सर। देखो सीएमएस क्या है, पढ़ा होगा ना आपने, सीएमएस क्या है, इसका मीनिंग है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जो प्रवासी पक्षी है उनके रिगार्डिंग ये कन्वेंशन है। क्या है मतलब इसका मीनिंग क्या समझे आप बताइए। सर ऐसा होता है ना कि सीरियस ट्रेड में जब कई स्पीशीज फाइट करती है कंपीट
यस, तो उसके रिगार्डिंग मतलब कमेंट्स वगैरह या उनको थोड़ा फैसिलिटेट करना यूएन। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो देखो, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अंडर द यूएनईपी, पॉपुलरली नोन एज बोन कन्वेंशन। इसको क्या बोन कहाँ, कौन सी है, कौन से शहर में है ये, कौन से देश में है ये बोन शहर? जर्मनी जर्मनी जर्मनी। यस, एक्सीलेंट। तो ये क्या 1979 में साइन किया गया था और ये लागू कब हुआ था? 1983 में। तो 133 इसमें पार्टी है और भारत 1983 से इसके पार्टी है, ठीक है, इसके मतलब देश सदस्य है। तो इसका पर्पज है, ये यूएनपी के अंतर्गत है ये ट्रीटी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यस सर। तो इसका एम है टू कंजर्व टेरेस्ट्रियल, मेरीन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज, मतलब आपके स्थलीय, समुद्री और आकाशीय जो पक्षी है ना, एवियन मतलब आकाशीय होता है ना, और जो वायु में उड़ने वाले। हेलो, यस सर। सर ये तो मतलब आपको बताया उसका। अब पक्षी है ना, मतलब पक्षी से तात्पर्य है, तो जो मतलब ये जो भी आपके चाहे समुद्र में रहे, वो समुद्री पक्षी हो या स्थलीय हो चाहे हवा में उड़ने वाले, सभी का संरक्षण करना, मतलब तीनों जगह। जैसे राजस्थान और क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही आपकी? सर भरतपुर का नाम हाँ गणेश। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस। भरतपुर घना पक्षी यार उसमें आते हैं ना सर्दियों में, क्योंकि रसिया में वो तो सर्दी टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो उनको एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, वो एक, तो वो आते हैं मतलब इंडिया की तरफ प्रवास करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेशन, जो आपके जो प्रवासी पक्षी हैं, जैसे आप यार प्रवासी मजदूर जाते हैं, प्रवासी व्यक्ति जाते हैं, उनके उनके जो राइट्स होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी तो कानून होते हैं ना। जब मनुष्य के अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए कानून है, तो जीव जंतु अगर प्रवास करते हैं, पक्षी अगर कोई प्रवास करता है, तो उनके संरक्षण के लिए भी तो कानून होना चाहिए ना। यस सर। तो इसी में अब मान लो कोई भी पक्षी है भारत में, मान लो वो शामिल है प्रोटेक्टेड लिस्ट में, बट कोई विदेशी पक्षी आके अगर वो भारत में आई नहीं, तो उसके रिगार्डिंग क्या करोगे आप बताओ? उसका अगर किसी ने शिकार कर लिया, तो उसका कैसे वो मॉनिटरिंग करोगे, कैसे कानून बनाओ, मतलब क्या उसके ऊपर एक्शन लोगे बताओ? उसके रिगार्डिंग है ये, बता, समझ आ गया ना इसका पर्पज क्या है, मतलब क्यों इसको? यस सर, ये तो जरूरी है हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए। यस। तो ये लीगल इंस्ट्रूमेंट अंडर सीएमएस में रेंज फॉर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट टू लेस फॉर्मल एमओयू, क्या होता है मेमोरेंडम, जो कोई वो होता है ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उससे थोड़ा सा कम फॉर्मल है, मतलब, ठीक है। यस सर। मतलब लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट और उनके बीच का मान सकते हो, मतलब, ठीक है, लेस एमओयू के बीच का। आगे बढ़े। हेलो, यस सर। ये इसमें दो अपेंडिक्स है, थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पीसीज और दूसरा है लिस्ट ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। तो भारत ने देखो ये, इंडिया है साइंड इन नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ सीएमएस कंजर्वेशन मैनेजमेंट। साइबेरियन क्रेन कहाँ थी बताओ? हेलो। हाँ, भरतपुर के घना पक्षी बिहार में आती है ना, रसिया से, हाँ साइबेरी। यस सर। ठीक है, देखो, विद द 22.4 एरिया परसेंटेज ऑफ बर्ड लैंड है इंडिया कंट्रोल, मतलब भारत में दुनिया की बायोडाइवर्सिटी उसके 8%
बायोडाइवर्सिटी है। इंडिया आल्सो प्रोवाइड टेम्पोररी शेल्टर टू सेवरल माइग्रेटरी। देखो अमूर फाल्कन है आपका, 12 हेडेड गीज है, ये सब ब्लैक नेक क्रेन्स है, मेरीन टर्टल्स है, डुगोंग है, हम्प बेक वेल्स है, इन सबको भारत क्या है आवास प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। तो माइग्रेटरी स्पीसीज क्या है बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज? सर एक ऐसी स्पीशीज जो एक ज्योग्राफिकल रीजन से माइग्रेट होती है, मतलब कि रीजन को छोड़ के दूसरी जगह में एडजस्ट होती है, या सीजन टू सीजन या क्लाइमेट की वजह से वो कई बार माइग्रेट होती है। क्यों प्रवास करते हैं, क्यों माइग्रेट करते हैं, व्हाट रीजन बिहाइंड इट? तो एक तो क्लाइमेट रीजन हो सकता है और एक क्लाइमेट और वो फूड की नीड अकॉर्डिंग टू वो सर फूड की नीड हो सकती है, जहाँ पे मतलब जो है फूड अवेलेबिलिटी कम हो गई हो। अब जैसे मानव है, मानव क्यों प्रवास करता है बताइए? भाई मानव को खाना खाने के लिए पैसा चाहिए। अब मेन तो आवश्यकताएं जो आधारभूत रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा। अब देखो जो पक्षी है उनको देखो कपड़े मकान पैसे तो चाहिए, उनको क्या चाहिए, भोजन चाहिए और उनके अनुकूल एनवायरनमेंट होना चाहिए। दो ही आवश्यकताएं होती हैं उनकी। तो अब होता क्या है, जैसे साइबेरिया है तो सर्दी के टाइम में वो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो उनको अगर सर्दी पड़ेगी तो बर्फ जमेगी, तो मनुष्य तो अपना सर्वाइव, पक्षी कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे बताओ? तो इसी वजह से वो क्या है गर्मी, जैसे आप देखो ना गद्दी बकरवाल भोटिया जो ट्राइबल है वो क्या करती है, गर्मी के टाइम पे पहाड़ों पे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वहाँ भोजन मिलता है, पानी मिलता है, इसलिए। और जैसे सर्दी पड़ती है पहाड़ों से नीचे घाटी की तरफ आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं भाई? बताइए। सर वहाँ पर रिसोर्सेस परेशानी हो जाती यस, क्योंकि जो ऊपर आप पहाड़ों में रहोगे तो वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम रहेगा, बर्फ रहेगी, तो आपको वाइल्ड जो आपके जो एनिमल्स हैं उनके लिए आपको फूड कहाँ से मिलेगा, वाटर कहाँ से अवेलेबल हो पाएगा, वो है ना रीजन। तो देखो सब कोई भी वर्क होता है ना इस देश में दुनिया में, तो आपकी नीड है उसके से जुड़ा हुआ होता है। जैसी आपकी नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। बिना नीड के कोई काम करता है क्या बताओ? सर वो तो सही है। तो वैसा है वाला, ठीक है। तो कोई भी एनिमल्स ऑफ विच द एंटायर पॉपुलेशन और एनी जियोग्राफिकल सेपरेट पार्ट, तो वो क्या प्रवास करते हैं ना एक दूसरे, वो ही प्रवास माइग्रेटरी स्पीसीज कहा जाता है, ठीक है। एनुअल भी हो सकता है, साइक्लिक वो चक्र, वो क्या नाम आपका, मौसम के अनुसार भी हो सकता है, अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी, वो फिक्स टाइम के अनुसार, ठीक है। कोई जरूरी नहीं वो रेगुलर भी हो, तो वो अब देखो ये है, ये देखो देखो कुछ पक्षी आते हैं साइबेरिया से ऐसे ना, ये देखो ये ऐसे घूम के यहाँ, फिर इधर से इधर घूम घाम के ये, फिर ये चक्र चलता रहता है इनका। कुछ ऐसे आते हैं मतलब ऐसे। तो भारत कौन से मार्ग में पड़ता है? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इधर से जी, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। व्हाट इज द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट? ये देखो यूनाइटेड UNF है, ये इंटर गवर्नमेंट पॉलिसी फोरम है। ये क्या करता है, विच प्रमोट द मैनेजमेंट कंजर्वेशन, प्रबंधन संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ, जो आपकी जो फॉरेस्ट है ना उनके प्रबंधन संरक्षण और उनका संपोषणीय विकास है, उनसे संबंधित जो भी वर्क है ना उनको प्रमोट करता है। द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू दिस एंड, मतलब एक लंबे समय की प्रांतिक वचनबद्धता है आपके जो वन है उनके प्रबंधन संरक्षण और संपोषणीय विकास के संबंध में। तो ये आपका जो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है ये इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में बाय UN
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के द्वारा यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द फोरम एज यूनिवर्सल मेंबरशिप, और इसके जो सदस्य देश है ऑल मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य कंट्री है ना वो सब इसके सदस्य हैं। तो आज की क्लास तो अब कितनी पीपीटियाँ बची है, अभी तो है, तो इनको मैं सुबह पढ़ा दूंगा। कल सुबह क्लास ली जाएगी आप लोगों की 8 बजे से, तो उसमें इनको पढ़ा दूंगा मैं।